किसी समय में ये एक माइनिंग साइट थी। इस माइनिंग पिट को हम लोगों ने कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के पर्पज से फर्नरी में कन्वर्ट किया है। ये ऑर्किड्स देखें यहाँ लगे हैं। ये डायनासोर के प्लांट्स हैं। जंगल में मुझे मिली है रत्ती, जैसे कहते हैं कि रत्ती भर शर्म नहीं है। उन ग्रीन स्पेसेस को हम एनरिच कर सकते हैं, उनकी इकोलॉजिकल वैल्यू इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमारे उसको इन्हांस हम कर सकते हैं। ये एक इंसेक्ट होटल हम इसको हमने नाम दिया है। जनरली एरिड जोन और सेमी एरिड जोन में पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह और शाम मिला के सैकड़ों की तादाद में आते हैं। मेरे पीछे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, कभी यहाँ माइनिंग मटेरियल यानी खनिजों से भरे हुए ट्रक जाया करते थे, क्योंकि इस पूरे इलाके में खनन होता था। पत्थर, मिट्टी, रेत, माइका, तमाम तरीके के खनिज निकाले जाते थे और पूरा इलाका होते होते बहुत उजाड़ हो गया। लेकिन आज ये करीब 700 एकड़ में फैला एक समृद्ध जंगल है दक्षिण दिल्ली के इलाके में, जिसको अरावली पार्क के नाम से जाना जाता है। किसी समय में ये एक माइनिंग साइट थी और इसमें लंबे समय तक माइनिंग होती थी और इसमें सैंड मतलब बालू, सैंडस्टोन, माइका और क्ले जो थी वो बर्तन या पॉटरीज बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। उसके बाद एक तरह का एक जैसे ही ये माइनिंग हुई और उस माइनिंग की वजह से जो यहाँ की मूल प्रजातियाँ थीं, जो वेजिटेशन था, जो बायोडाइवर्सिटी थी, जैव विविधता थी, वो धीमे धीमे समाप्त हुई। व्हीकल मूवमेंट हुआ, ट्रक लोड्स जाना शुरू हुए यहाँ से, लोग यहाँ पर खदानों में आए, उसको सामान निकालना शुरू किया, आना जाना शुरू किया। तो जो एक प्राइम लैंड थी वो एक बैरन लैंड में कन्वर्ट हुई और इसमें बड़े बड़े माइनिंग पिट, मतलब 20 फीट से लेकर के करीब करीब 100 फीट तक की गहराई के, 500-600 मीटर की लंबाई तक की माइनिंग पिट्स के लिए खदानें यहाँ पर निकाला गया। अक्सर प्रदूषण के लिए बदनाम रहने वाली दिल्ली के बीचों बीच ये जगह किसी सुखद टापू की तरह है। अभी मार्च के महीने में जब गर्मी तेजी से बढ़ रही है, यहाँ तापमान कम है, मौसम खुशनुमा है। लेकिन सवाल ये है कि खनन से बर्बाद हो चुकी इस जगह में आखिर जीवन लौटा कैसे? जंगल को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और उसमें अगर जंगल को आप अबेंडेंट है, ये बैरन है, आप छोड़ दें तो वो तब पनपता है जब उसके आसपास जंगल हो। तो वो बर्ड्स सीड ला के डालेंगी, कुछ एनिमल्स सीड ला के डालेंगे, उससे क्या है कि उसका प्रोपोगेशन होता है। लेकिन वो पैचेस जहाँ के आसपास कुछ नहीं है, आइसोलेशन में है, बैरन है, ह्यूमन हैबिटेशन है, तो जो कंटिग्यूटी फॉरेस्ट की वो नहीं मिलती है। उसमें आपका ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होगा और आप उसमें फिर जिस तरह जंगल बनाना चाहते हैं, या फिर एस्थेटिक या एक नेटिव फॉरेस्ट, उसमें आपको इंटरवेंशन करना पड़ेगा और आप वो जंगल आप बनाते हो। तो यहाँ पर जो इंटरवेंशन हुआ वो किस हद तक हुआ और किस तरह का हुआ? इसमें जो अरावली पार्क का जो पर्पस था वो एक मूल प्रजातियों का जंगल लाना था यहाँ पे, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी चाहिए आपको। पानी हमें वही सेलेक्ट करना है जो कि पानी की कमी के अंदर भी वो पौधा निकल सके और बहुत बारिश हो तो भी सस्टेन कर सके। तो वो सिलेक्शन पूरे उन पौधों का था जो यहाँ की प्रजातियाँ थीं, जो हज़ारों साल से यहाँ पे इवॉल्व हुई हैं। उन पौधों को हमने यहाँ पे लगाया। तो जो प्रजातियाँ यहाँ पहले कभी रही थी वही प्रजातियाँ दोबारा लगाई? वही प्रजातियाँ लगाई गई, बिल्कुल। और उसको हमने सोशल स्ट्रक्चर या कम्युनिटी फॉर्म में, जिस फॉर्म में जंगल होता सोशल स्ट्रक्चर में, उसको हमने इसमें। पक्षी और जानवर जो है वो अपने नैसर्गिक रूप से यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ उसमें कुछ पक्षी थे जो मल्टीप्लाई हुए हैबिटेट डेवलपमेंट के नाम पे। कुछ जो पैसेज माइग्रेंट हैं वो 1 महीना रुके, 2 महीना रुके, 3 महीना रुके, 4 महीना रुके, इस तरह से उनका एवोल्यूशन बढ़ता गया। कुछ बटरफ्लाइज बढ़ी, कुछ आसपास से आई, वो उनका जब हैबिटेट मिला उनको तो उनकी ब्रीडिंग, नेस्टिंग, सारी चीज़ें शुरू हुई। तो ये प्रोपोगेशन हुआ और मल्टीप्लिकेशन हुआ उनका, और उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें बढ़ी यहाँ। और मैमल्स और रेप्टाइल कैसे पहुँचते हैं सर ऐसे जंगल? देखिए, मैमल रेप्टाइल के लिए तो ये है कि कुछ कहीं ना कहीं क्रिवाइसिस में रेप्टाइल्स आ जाते हैं। जैसे इससे लगा हुआ जंगल जब हम यहाँ पर आए थे तो आपका ये साउथ दिल्ली का जो जंगल था वो थोड़ा लगा था, या फिर गुड़गांव का जंगल लगा हुआ था। और इसके बाद इसके बगल में आपके JNU या संजय वन है, तो वो कुछ वहाँ से कुछ वहाँ से आए, माइनिंग एरिया को सपोर्ट किया। कुछ यहाँ पर क्रिवाइसिस में एनिमल छुपे हुए थे, चाहे वो आपके सांप हों या नेवले हों या कुछ स्कैंटी पॉपुलेशंस नीलगाय वगैरह की यहाँ पे थी। जब हैबिटेट मिला तो वो मल्टीप्लाई हुए।
खनन से तहस नहस हो चुका है इलाका जब करीब 2.5 दशक पहले फिर से पुनर्जीवित होना शुरू हुआ तो यहाँ कई प्रजातियां पनपी और 2 उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। एक है ऑर्किड और दूसरा है फर्न, और दोनों ही एक स्वस्थ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी के बड़े इंडिकेटर हैं। ये ऑर्किड्स देखें यहाँ लगे हैं जो नेचुरलाइज हो गए हैं बिल्कुल इसके साथ में, और ये सिम्बियॉन्ट्स हैं, मतलब पैरासाइट नहीं कहे जाते हैं। दूसरा ऑर्किड ये लगा हुआ है जो ये भी नेचुरलाइज हो गया है। तो ये इंडिकेटर है एनवायरनमेंट की क्वालिटी का, जो एक रेगुलेटेड टेम्परेचर और मॉइस्चर में सर्वाइव करता है। तो दिल्ली के एक सूखी जगह पर इस माइनिंग पिट का जो इस्तेमाल है वो एक अलग तरीके के स्पेशल प्लांट ग्रुप को डेवलप किया हमने। उसके साथ साथ जो एवरग्रीन प्लांटेशंस यहाँ पे हुए जिसने कि थ्रू आउट द ईयर ये शेड देता है और मॉइस्चर देता है। इसको हम लोगों ने ना इस यहाँ पे कोई जैसे लैंडस्केप चेंज नहीं किया है तो अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में, तो इस माइनिंग पिट को हम लोगों ने कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के पर्पस से इसको हमने फर्नरी में कन्वर्ट किया है। फर्नरी मीन्स कि आपको यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ के आपको यहाँ पर फर्न्स दिखाई देंगे जो कि डिफरेंट जैसे कि आप फोर्टिस हिमालयाज से लेकर के आए या वेस्टर्न घाट से आप लेकर के आए जो हिमालयाज में होते हैं फर्न्स। जो फर्न्स हैं ये प्लांट की वो स्पीशीज़ है जो कि प्री हिस्टोरिक है, या फिर हम इसको बच्चे जब हमारे पास आते हैं एजुकेशन के पर्पस के लिए तो हम इनको यहाँ पे इनको ये बताते हैं कि ये डायनासोर के प्लांट्स हैं, क्योंकि जब डायनासोर होते थे उस वाले एरा में तब ये वाले प्लांट्स थे जिनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। इवन ऑर्किड भी है, या ऑर्किड्स आर फ्लावरिंग, लेकिन ये जो है ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं। ये देखें आप पौधे कहाँ कहाँ सर्वाइव करते हैं, पत्थरों में, पहाड़ों में और रॉक्स तक में पौधे सर्वाइव करते हैं, जो नेचुरल कंजर्वेशन का एक मॉडल यहाँ पर है बिल्कुल। तो ये इम्पॉर्टेंस इनका रहता है कि जैसे रॉक्स के अगर ऊपर होते हैं तो ये रॉक्स को मिट्टी बनाने का काम करते हैं, जो सॉइल का मतलब रॉक्स वेदर करते हैं और मिट्टी बनाने का काम करते हैं उसका। तो इसमें ये बहुत इनकी इम्पॉर्टेंस है। ये एक छोटी सी ही पिट है, लेकिन हाँ ये है कि इसमें हमने एक दिल्ली की ये पहली फर्नरी है और यहाँ पे और कोई दिल्ली में और कोई फर्नरी नहीं है। आप कहीं पे भी जाएंगे तो नेचुरल फॉर्म में आपको कहीं पे कोई फर्न्स नहीं मिलेंगे। तो ये जंगल में मुझे मिली है रत्ती, जैसे कहते हैं कि रत्ती भर शर्म नहीं है या रत्ती भर सोना चाहिए। तो रिजवान जी हमारे साथ हैं। रिजवान साहब ये जो है इसको थोड़ा समझाएं। जनरली इसको हिंदी में हम लोग रत्ती कहते हैं और पुराने समय में सुनार इससे सोना तौलते थे और प्रत्येक बीज का लगभग वेट कांस्टेंट रहता है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसके रूट को हम लोग एज अ कफ सिरप भी इसको यूज़ किया जाता है। ये और इसका क्या बायोलॉजिकल नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम एवरेस्ट पिक्टोरियस है और लेगुमिनस प्लांट है ये है रेड होल। और आपने सुना होगा रेड होल माइनिंग, इसमें बड़ी छोटी सी एक ओपनिंग करते हैं और अंदर जा कर के इसमें जो खदान के लिए सामान निकालना होता है, इसका इस्तेमाल बंद होने के बाद इसको जो है एक बैट की, ये चमगादड़ की प्रजातियों ने अपना घर बना रखा है, जो दिल्ली की एक अलग जगह, एक ही जगह सिर्फ दिल्ली में है जहाँ पर ये 2 प्रजातियाँ इसकी बैट्स की यहाँ पर अपना जीवन बिता रही हैं। आज जब विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ काटे जाते हैं और उसकी जगह कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन होता है और हमें बताया जाता है कि जंगल विकसित किए जा रहे हैं, तो उसमें और एक समृद्ध नैसर्गिक रूप से उपजे हुए जंगल में क्या अंतर है उसका पता ऐसी जगहों पर आकर चलता है। जैव विविधता उद्यान के जो प्लांटेशंस हैं वो एक सिंपल प्लांटेशन नहीं है, ये एक जंगल का कंसेप्ट है कि जंगल कैसे डेवलप होता है। जंगल की जो चारों लेयर्स होती हैं, नीचे की जो घास है या उसके जो हर्ब्स हैं या एनुअल्स हैं उनका प्लांटेशन, सब लेयर पे, मिडिल स्टोरी और टॉप कैनोपी, तो ये 4 लेयर जंगल की होती हैं, उनके पैटर्न के ऊपर ये जैव विविधता उद्यान है। तो सिंपल प्लांटेशन नहीं है कि हमने एक रोड साइड प्लांटेशन या हमने एक कंपनसेटरी प्लांटेशन से ट्री लेयर को लगा दिया, वो बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने 25 से अधिक वैरायटी की बोगनवेलिया लगाई है। यहाँ पर डेली वसंत विहार, वसंत कुंज या आसपास के इलाकों जैसे महिपालपुर, मसूदपुर और इग्नू के आसपास के इलाके के लोग, जेएनयू के आसपास के इलाके के लोग डेली सुबह शाम विजिट करते हैं। ये हम लोगों ने 1 एकड़ में करीब सक्लेंट कंजर्वेटरी तैयार किया है ये।
और इसमें 30 से अधिक हम लोगों ने वैरायटी लगाई है। सकुलेंट्स जनरली या इसको कैक्टस भी साथ में कुछ लगाए हैं। ये जनरली एरिड जोन और सेमी एरिड जोन में पाए जाते हैं, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 700 mm से कम होती है और ये पानी एडवर्स कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। जनरली ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोगों ने लगाया है। एडिटोडा वासी का, और ये जितने भी आयुर्वेदिक कफ सिरप मिलेंगे आपको उसमें इसका इंग्रेडिएंट पाया जाता है। ये हमारे विजिटर जोन में एक मेडिसिनल कंजर्वेटरी है, यहाँ पे हमने वो तमाम पौधे जो आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में उपयोग होते हैं उनको एक जगह यहाँ पे पैचेज वर्ग में लगाया है। उनमें से कुछ पौधे हम आपको बताते हैं, जैसे ये सहजन का है। ये इसको ड्रम स्टिक कहते हैं, आर्थराइटिस में यूज होता है। और ये एक इंग्रेडिएंट भी है फूड मटेरियल का, जैसे साउथ इंडियन सांभर वगैरह बनाते हैं उसके लिए उसमें काफी डाला आपने देखा होगा। तो ये जॉइंट्स पेन आर्थराइटिस में उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपका पॉलिनेटर वाला जो है हिस्सा है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूरा जैव विविधता है उसको बढ़ाने में बटरफ्लाई, वास्प और इंसेक्ट का बहुत रोल है। ये एक तो विश्व में दुनिया के अंदर पॉलिनेटर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है जो समाप्त हो रहे हैं। परागण करते हैं। तो परागण के जो करने वाले हैं उसमें हनी बीज हैं, वेस्प्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं और कुछ मैमल्स भी हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पर वो बर्ड्स का और इंसेक्ट का है, ताकि आएँ और जो जंगल के अंदर परागण करना उनको करें। अदरवाइज आपको सीड्स या बीज नहीं मिलेंगे अगर ये ना हो तो ये कंजर्वेटरी बनाया है। और एक बड़ी एक नई चीज़ ये है कि ये एक इंसेक्ट होटल हमने नाम दिया है, जो अगर उनको पर्यावास की या ब्रीडिंग की जगहें नहीं मिलती हैं तो वो आकर के इसमें ब्रीडिंग करते हैं और अपना वो प्रजनन करते हैं यहाँ पर। तो ये जो एक होटल सा दिखाई दे रहा है, होटल है, और गाँव का होटल जो होता है, जंगल का होटल, इंसेक्ट होटल, यहाँ पर वो अपना प्रजनन करते हैं। बिल्कुल, तो वो उस तरह का अच्छा बिल्कुल लोकल यहीं की इस्तेमाल है। डंडे बांस सब ले लिया हमने, कोई खर्चा इसमें नहीं है, कुछ नहीं। और यही उनको पर्यावास जंगल में चाहिए होता है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग में ऐसी जगहें एक उम्मीद जगाती हैं। डीडीए और दिल्ली विश्वविद्यालय की यह सम्मिलित कोशिश है जिससे दिल्ली में ऐसे 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क बने हैं और उनमें ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क सबसे बड़ा है। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज़ यानी जलवायु प्रत्यास्थी शहर खड़े करने की दिशा में एक बड़ी पहल या बड़ी कोशिश कही जा सकती है। लेकिन ये भी सच है कि ये बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली के सबसे पॉश कहे जाने वाले इलाकों में से एक में है, जिसके चारों ओर आलीशान मार्केट, भवन, दूतावास और पब्लिक स्कूल के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी अब भी इस लग्जरी से महरूम है और उन्हें ऐसी छांव नसीब नहीं होती। देखिए, इसमें दिल्ली के इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन दिल्ली के पास ग्रीन स्पेस भी बहुत अवेलेबल है जिसको हम एनरिच कर सकते हैं। बहुत सारे पैचेस हैं जिनके अंदर इस तरह की डाइवर्सिटी का जंगल नहीं है, तो हम उसको एनरिच कर सकते हैं और उसका फ़ायदा हम ले सकते हैं। अगर मोनोकल्चर का जंगल है, जैसे प्रोसोपिस बहुत सारे जंगल हैं दिल्ली के अंदर, अगर आप जाके देखें तो अगर रिजर्व फॉरेस्ट हैं या दिल्ली के डीडीए के जो पार्क्स हैं या एमसीडी के जो पार्क्स हैं उसमें इस तरह की एनरिचमेंट नहीं है। उन ग्रीन स्पेसेस को हम एनरिच कर सकते हैं, उनकी इकोलॉजिकल वैल्यू, इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमारे उसको इन्हांस हम कर सकते हैं। तो अगर इरादे नेक हों और सही विशेषज्ञों के हाथ में कमान दी जाए तो कामयाबी पाना इतना कठिन भी नहीं है। सरकार के अपने अर्बन फॉरेस्ट्री प्लान के मुताबिक पूरे देश में 1000 ऐसे अर्बन फॉरेस्ट या शहरी जंगल या वाटिकाएं बनाई जानी हैं। लेकिन एक कामयाबी को दूसरी गलतियां मिटा दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए पहली प्राथमिकता जो मौजूद स्वस्थ जंगल हैं उनको बचाना होनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे संसाधनों और समय की दरकार होती है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस QR कोड का इस्तेमाल कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है hrideshjoshi.com। वहाँ पर आपको मेरे काम के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।